अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काशिफ अगेन वंस अगेन। क्रिकेट के मामला गंभीर होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, परेशान कुन होते जा रहे हैं। टीम जो वहाँ कर रही है वो तो आप सब देख ही रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं वो बात करूँगा कि जो बैक एंड पे चीज़ें चल रही हैं उनमें क्या हो रहा है और उनका ज़िम्मेदार कौन है। बैक एंड पे जो मामला चल रहे हैं उनको जो गौर से देखते हैं तो सारे मामला का सिरा एक ही दफ्तर तक जाता है, एंड दैट इज़ चेयरमैन पीसीबी। बेसिकली वो इस वक्त चेयरमैन नहीं है, वो कमेटी के हेड है, लेकिन ख़ैर वो अपने इख्तियारात और अपना उनका जो रौब दबदबा है और उनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल चेयरमैन की तरह चला रहे हैं। पीसीबी कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले का इदारा नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है, ये बहुत बड़ा इदारा है। इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं। एक तरफ इसने डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना है, दूसरी तरफ इसने इंटरनेशनल क्रिकेट को देखना है। इसने आईसीसी और बीसीसीआई जैसे इदारों से डील करने के लिए डिप्लोमेसी करनी है। इसने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी लीग्स को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स देखने हैं, मार्केटिंग देखनी है, अपनी टीमों को, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। सर, इतनी डायमेंशंस पे इतने बड़े इदारे को चलाने के लिए डेफिनेटली यू नीड समवन विद हाईली प्रोफेशनल स्किल्स। ज़का अशरफ साहब एट दिस लेवल, इस ओहदे पे बैठे हुए कितने हाईली प्रोफेशनल हैं। वो मज़े की बात यह है कि अगर आपने इस हाईली प्रोफेशनल बंदे से मिलना हो तो जो दफ्तरी टाइमिंग होती है 9 to 5, हम नॉर्मली या 8 to 5 कह लें, उन औकात में अगर आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए बंदे से मिलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्योंकि ज़का अशरफ साहब से आप सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बहुत मुश्किल है इनसे मिलना। उस वक्त वो आलम रोया में होते हैं जी, वो आलम रोया में पाए जाते हैं उस टाइम। उनसे आपने मिलना है तो शाम को मिलना है। ये 10 साल पहले भी पीसीबी चेयरमैन थे, तब भी इनके यही मामला थे। ये अपने मार्केटिंग के हेड को, अपने डॉक्टर को, अपने सेल्स के बंदों को, कोच को रात को 12-12, 1-1 बजे घर बुलाते थे कि आओ यार बैठ के पूरा ऑफिस के मामला चेक कर लें। ये तो इनका प्रोफेशनलिज्म है। खैर, ये तो उनकी टाइमिंग है, लेकिन आगे चलते प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। बोर्ड के मामला को ये कैसे चला रहे हैं। आज बोर्ड से खबर यही क्या है कि चीफ सिलेक्टर ने भी रिज़ाइन कर दी है। सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे और घुमा फिरा के हर चीज़ का जिम्मेदार यहाँ तो कैप्टन को, यहाँ सिलेक्शन कमेटी वालों को दिया जा रहा है। आपको दो छोटे छोटे वाक़यात सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़का अशरफ साहब किस हद तक प्रोफेशनल है और इदारे के साथ कर क्या रहे थे। देखिए, इतना बड़ा इदारा है, हर एक के लिए, हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसे ही मामला चलते हैं ना, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। एक डिपार्टमेंट अपना काम छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में आएगा तो वही होगा जो पाकिस्तान के साथ होता है। एनीवेज, हुआ ये, इन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बना दी, चाहे वो 1 रुकनी है या 10 रुकनी है, वट एवर। एक चीफ सिलेक्टर मौजूद है जिसका काम टीम सिलेक्ट करना था। आगे वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आ रहा था। टीम सिलेक्टर अपना काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, ये भी हम इस चीज़ पर बात नहीं करें, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द टॉपिक। खैर, एक काम कर रहा है, चेयरमैन पीसीबी चीफ सिलेक्टर को छोड़ के एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उनके बंदे से पूछ रहा है, यार ये टीम में फ़लाँ लड़का ना रख लें, वो जो एक फ़लाँ बंदा है उसका नाम सुना है वो रख रहा है चीफ सेक्रेटरी, उसको ना निकलवा दें। और वो जो साहब हैं वो बजाय ये कहने के कि चेयरमैन साहब ये मेरा काम नहीं है, दैट्स नॉट माई डिपार्टमेंट, ये चीफ सिलेक्टर है, आप उससे बात करें। और अगर आपको मेरी इनपुट चाहिए भी तो आप हम सारों को बिठाएं, चीफ सिलेक्टर को भी बिठाएं, सिलेक्शन कमेटी को बिठाएं, हम वहाँ पे अपनी इनपुट देते हैं और उससे पूछते हैं, हो सकता है वो भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन नहीं जनाब, ना तो चेयरमैन पीसीबी को ये ख्याल आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, ना वो साहब जिनके मशवरे लीक हो रहे हैं बार बार वो धड़ाधड़ मशवरे भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ जी वो मुंडा चंगा नहीं गा, उस लड़के को निकाल देते हैं, उसको रख लेते हैं। ये बात पहुँच गई चीफ सिलेक्टर के कान में। चीफ सिलेक्टर साहब ने इस बात का बुरा मनाया। उनके बुरा बनाने वाली बात चेयरमैन पीसीबी तक जल्दी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो दिन के वक्त आलम रोया में होते हैं। खैर, रात को जब तक उनको बात पहुंची उन्होंने इसको कहा डैम केयर, कुछ नहीं होता। खैर है, अगले दिन मीटिंग थी, वर्ल्ड कप सर पे था, टीम अनाउंस करनी थी, टीम की सिलेक्शन लेट हो रही थी। चीफ सिलेक्टर साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए उस मीटिंग का बॉयकट कर दिया। जब ये बॉयकट हुआ तब जाके ज़का अशरफ साहब को इस मामले की संगीनी का एहसास हुआ। अब बॉयकट की वजह हर बंदा पूछेगा तो जाहिर है नाम उन साहब पे जाएगा जो अपनी प्रोफेसरी झाड़ रहे थे बैठ के, जिनका ये काम नहीं था, लेकिन वो दूसरे की डोमेन में टांग अड़ा रहे थे। जब ये मामला पता चले, वो प्रोफेसर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, वो अब पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठ के लोगों को बता रहे कि मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है और किस प्लेयर को क्या करना चाहिए। खैर, वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, पता नहीं बता सकते कि नहीं। एनीवेज, यहाँ पे अब ये देख लें कि चेयरमैन पीसीबी ने कितना बड़ा ब्लंडर मारा
कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़वाने की कोशिश की। इस रेजिग्नेशन के बाद और चीफ सिलेक्टर के उस मीटिंग के बॉयकॉट के बाद हमारा ख्याल था कि साहब को अकल आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि यार प्रोफेशनल लेवल पे मामला ऐसे नहीं चलते। आप एक इतना बड़ा बोर्ड चला रहे हैं, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, एक इतने बड़े मुल्क की टीम को आप लड़ाना चाह रहे हैं, तो मामला को तरीके से चलाया जाए। नहीं जनाब, अगला वाक़या सुने। रात के 11-12 बजे का टाइम है। एक क्रिकेटर जिसको हम साबिक क्रिकेटर कहेंगे, क्योंकि वो टीम से काफ़ी अरसे से निकाले जा चुके हैं। बहुत सारी वजूहत थी, डिसिप्लिन वजह थी, उनकी फ़िटनेस की वजह थी, उनका एटीट्यूड था। खैर ये सारी वजह से वो साहब अब एक टिकटॉकर बन चुके हैं। वो टिकटॉकर टर्न क्रिकेटर लेट नाइट ज़का अशरफ साहब के घर गए हैं। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने उन पर दम दरूद किया है, तरले मिनते किए हैं, कोई सिफारिश डलवाई है या दबाव डलवाया है या कुछ और की। खैर चूँकि अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही कि वो कैसे उसने किया, लिहाजा हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बट ये हुआ कि वो टिकटॉकर टर्न क्रिकेटर लेट नाइट ज़का अशरफ साहब के घर गए और वहाँ से एक पर्चा लिखवा के ले आए। और वो पर्चा लेके रात 12-12:30 बजे सीधा लाहौर में चीफ सिलेक्टर के घर की बेल बजा दी जाके उन्होंने। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब परेशान हो गए कि यार इनू की हो गया, आधी रात में आ गया। खैर वो साहब आए, उन्होंने कहा इंजी भाई ये देखें जनाब, ये आपके चेयरमैन ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। वो लेटर क्या था? चेयरमैन पीसीबी चंद दिन बाद जो वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके लिए एक ऐसे लड़के के लिए लेटर लिख रहा है कि जी इस बंदे को आप टीम में शामिल करें। वो बंदा जिसने कई साल से वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला, T20 भी वो सिर्फ डोमेस्टिक लीग्स खेल रहा है, उस बंदे ने इंटरनेशनल T20 भी नहीं खेला। उसकी फ़िटनेस T20 के लिए भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन चेयरमैन पीसीबी साहब ख़त लिख के सिफारशी चीफ सिलेक्टर को दे रहे हैं आधी रात को कि यार इस मुंडे ने गिराओ, कंसिडर करो। क्या मामलात ऐसे चलते हैं? अब खुद सोचें, मैं अगर उस चीफ सिलेक्टर की जगह हूँ या आप हों, आप क्या सोचेंगे कि यार ये गली महल्ले की क्रिकेट है। खैर चीफ सिलेक्टर ने जब देखा और कंफर्म कर लिया कि वाकई ये सिफारिशनामा चेयरमैन पीसीबी की तरफ से आया है, तो उसने ये सोचा कि यार ऐसे बंदे को मैं क्या समझाऊँ, आधी रात का वक्त है, पता नहीं किस हाल में बैठा होगा और उससे बात करने का फ़ायदा नहीं है। खैर उसने उस टिकटॉकर साहब को समझाया कि देखो बेटा, आप देखो कितने अरसे से आपने क्रिकेट नहीं खेली है, आप समझ गए होंगे टिकटॉकर से मैं किसका नाम ले रहा हूँ। खैर उनकी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप टीम से बाहर हो, फिटनेस आपकी, आपका पेट देख के नज़र आ रही है, तो बेहतर है कि आप ना इस वक्त जो कि चंद दिन बाद शुरू होने वाला वर्ल्ड कप है उसको आप इग्नोर करो। आप अगले साल T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए तैयारी शुरू करो, PSL में परफॉर्म करो, फिटनेस प्रूव करो, ताकि उसके लिए आपका नाम शामिल किया जा सके। खैर बड़ी मुश्किल से समझू के उन साहब को बाहर भेजा गया। इस तरीके से चेयरमैन पीसीबी साहब क्रिकेट के मामलात चला रहे हैं। ये दो छोटे छोटे वाक़यात मैं आपको बताए हैं कि ये मामला चलाते कैसे हैं और इनका सोच का लेवल क्या है। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक मामला था ना। और सिलेक्शन कमेटी में तब ही चीफ सिलेक्टर के बारे में हमें जो बात पता चली थी कि वो तंग आ चुके थे और उन्होंने सोचा था कि मैं वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद रिज़ाइन कर दूँगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान अगर आप कोई ऐसा हरकत करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, वो जो लड़के 23, 24, 25 साल के बच्चे वहाँ जाके ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो उससे स्ट्रेस लेते हैं। एक मीडिया में ख़बरें आ जाती हैं, इशू क्रिएट हो जाता है, मीडिया एक को दो, दो से चार करके बताता है, लड़के परेशान हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा था कि मैं वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद रिज़ाइन कर दूँगा। लेकिन मामलात उनकी सोच से ज़्यादा घटिया लेवल पे जा रहे हैं। उनकी ज़ात को लेके एक ख़ास लॉबी ने एक नया फस क्रिएट कर दिया, एक नया इशू जमा कर दिया। अभी मैं लॉबी की बात करूँ तो आप याद करें, मैंने पिछले व्लॉग में ये लॉबी का जिक्र किया था। आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं इसी चैनल पे। मैंने एक जिक्र किया था कि वो कौन सी लॉबी है जो पाकिस्तान की टीम को जीतता नहीं देखना चाह रही। मैंने दो नाम भी लिए थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के। उनमें एक नाम था शुएब जट का। ये मैट्रिक फेल शुएब जट साहब जो उनसे हैं, इन्होंने कल परसों पाकिस्तानी टीम के कैप्टन की पीसीबी के एक ऑफिशियल के साथ हुई हुई व्हाट्सएप चैट टीवी पे चला दी विदाउट हिज कंसेंट डेफिनेटली। और ये इतनी घटिया हरकत ये शुएब जाट ही कर सकता है, वैसे और कोई नहीं कर सकता। याहिया हुसैनी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद वो इतना लेवल इस लेवल तक ना जाए। शुएब जाट साहब ने ये हरकत जब की है, इसका पता भी ज़का अशरफ साहब को चल गया।
एज़ यूजुअल जिस वक्त पता चला वो आलम रोया में होंगे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ज़का अशरफ साहब को ये चाहिए था कि फौरी तौर पे अपने उस बोर्ड ऑफिशियल को बुलाते, उसको शोकॉज नोटिस देते या उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते कि भाई तुमने अपनी टीम के एक बंदे से होने वाली गुफ्तगू मीडिया के एक बंदे को क्यों दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्य खैरा, किशन मंगल, कोई टेंशन ही नहीं है उनको कि हो क्या रहा है उनकी नाक के नीचे। क्यों टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा कुछ ज़का अशरफ की मर्ज़ी से हो रहा है। अब आप कहेंगे ज़का अशरफ की इसमें क्या मर्ज़ी? तो मेरे भाई चीफ सिलेक्टर के साथ उसका फटा मैंने आपको बता दिया कि उसके किस लेवल तक उसके मामला जा रहे थे। ज़का अशरफ साहब उस लॉबी के हाथ एक पपेट बन चुके हैं। वही लॉबी, अब मुझे नाम लेने दें, उसको हम कराची लॉबी कहते हैं। कराची की लॉबी, वो जियो टीवी, वो ARY, इन सारों ने मिलके जो एक महाज खड़ा किया होता है, उस कराची की लॉबी ने बाकायदा अशरफ ज़का को यूज़ करना शुरू किया है। अशरफ ज़का ने कराची लॉबी के कहने पे आके सबसे पहले लाहौर के कैप्टन बाबर आजम को फेल करवाना है, उसके बाद पंजाब के सिलेक्टर को फारिग करवाना था इन्होंने, और सारे इल्ज़ाम उन पर देना था कि क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है, बाकी सारे फरिश्ते हैं। एनीवेज, सिलेक्शन के मामला कंट्रोवर्शियल, मैंने शुरू में अपने पहले व्लॉग में कहे थे कि मामला में कंट्रोवर्सी तो थी, उन पे वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अभी आप देख लेना, हसन अली ने परफॉर्म करके दिखा दिया, वसीम जूनियर ने ज़रा सी पिच अच्छी मिली, परफॉर्म किया, लिहाजा ये बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करें कि ये क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है। तो जनाब ज़का अशरफ साहब ने क्या काम शुरू किया हुआ है, कराची लॉबी के साथ ये बंदा उनका बाकायदा नुमाइंदा बन चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, आपकी टीम अभी भी एक ऐसे मरहले पे थी कि हम आगे क्वालिफाई कर सकते थे, वर्ल्ड कप जीतने की तरफ भी जा सकते थे। उस मौके पे जान के ज़का अशरफ साहब एक ऐसे लड़के से मीटिंग कर रहे हैं जिसको कराची लॉबी कह रही है कि इस टीम के कैप्टन से रिप्लेस करना है। क्यों? आप ये मीटिंग 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी कर सकते थे। जानबूझ के आपने वो मीटिंग क्यों की कराची के उस लड़के से? और फिर उसकी खबर भी सबसे पहले ARY पे चली, फिर जियो पे चली। चलाने वाले यही शुएब जट हैं, यही आया हुसैनी है, हाईलाइट कर रहे हैं। फिर बात करें जिस लड़के को कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया था, इसको टीम के साथ क्यों नहीं भेजा गया था। आप स्टैट्स निकाल के देख लें, आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं भेजा गया था। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट टीम अभी वहाँ मौजूद है, आप अपने कैप्टन के बारे में ये कह रहे हैं कि इसको फ़ौरन रिप्लेस किया जा रहा है, इसकी जगह दूसरा बंदा आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये सही मूव है? इस सारी बात के बाद क्या आप समझते हैं कि वो कैप्टन अपने उसी स्पिरिट्स के साथ खेलेगा, या वो टीम उसी स्पिरिट्स उसी जज्बे से खेलेगी? नहीं सर जी, वो 25-24 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे। लेकिन आप बड़ी से बड़ी टीम का प्रोफेशनल देख लें, वो ऐसे नहीं होता। किसी भी टीम को, आपको इंग्लैंड की टीम में भी नज़र आ जाएगा जब डाउनफॉल आया था, किसी भी टीम में जब ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है या बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ उनका मसला होता है, वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। बहरहाल जी, ज़का अशरफ साहब इस लेवल तक गिरेंगे ये हमारी सोच से भी बाहर था। उसके बाद इन साहब ने एक नया काम शुरू किया क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी टीम के ये लड़के आज से 1 साल पहले, ज़्यादा नहीं 8 महीने पहले भी चले जाए, ये लड़के ऐसे यूनाइटेड थे, बिल्कुल एक, कोई इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला मसाइल नहीं था। एक हमारे प्लेयर ने एक साबिक प्लेयर की साहबजादी से रिश्ता किया, उसके बाद उसकी अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर तो ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद टीम के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, ये जी उसकी उससे नहीं बन रही, उसकी उससे नहीं बन रही। और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? सर वही शुएब जट, वही आया हुसैनी, वही माजिद भट्टी, वही मोइन खान का भाई जो जियो पे बैठा होता है। ये आवाज़ें, सीकू भाई, आप तो सीकू भाई दी ग्रेट, जो अगर टीवी पे ना आते तो शायद किसी को पता भी नहीं होता कि ये बंदा भी क्रिकेटर है। इन अजीम लोगों ने बार बार बढ़ा बढ़ा चढ़ा के बतानी शुरू कर दी कि जी टीम के अंदर तो रिफ्ट्स हैं खिलाड़ियों के दरमियान में। वो बाद में आगे पता ये चला कि जो रिफ्ट्स वगैरह तो कोई नहीं थी। एक साहब को उनके ससुर साहब मुश्किल कर रहे हैं कि जनाब आपको कैप्टन बनना चाहिए, इस कैप्टन को फेल कराओ ताकि आप कैप्टन बनो। वो फेल कैसे कराना है? अपनी कराची लॉबी जिंदाबाद। वो जो ससुर साहब है वो भी कराची से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने ज़माने में बहुत बड़े शोखे थे और बहुत बड़े साजिशी थे, बहुत बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के जनाब। मुझे पता है मुझे बड़ी बैशिंग होगी, लेकिन उन स्टार साहब के मैं आपको छोटा सी बात बता सकता हूँ। जब हमारे 3 प्लेयर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को इंडियन बुकीज़ ने एक ट्रैप करके उनके खिलाफ एक केस बनाया था, तो पाकिस्तानी टीम में जिस बंदे ने अपने कैप्टन सलमान बट के ख़िलाफ़ गवाही दी थी, दैट वाज वो सुसर अफरीदी साहब।
वजह क्या थी? क्योंकि वो सलमान बट की जगह कैप्टन बनना चाहते थे। यू मे कन्फर्म इट विद सलमान बट, उसके पास केस की डिटेल्स भी सारी पड़ी हुई होंगी अभी तक। तो वो हज़रत साहब वही हरकतें अब यहाँ शुरू कर रहे हैं। उनके जवाई राजा इस काम पे लगे हुए हैं जनाब, बड़े ज़ोर शोर से। ये सारा कुछ ज़कात शरीफ की नाक के नीचे हो रहा है। ही नोज़ एवरीथिंग, एवरीबॉडी इन द बोर्ड नोज़ एवरीथिंग। लेकिन सब बेबस हैं, या तो लोग बेबस हैं या लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं, टीम को ख़राब कर रहे हैं, कौम को मायूस कर रहे हैं और हमारे खर्चे पे कर रहे हैं। बहरहाल जी ये मामला इसी तरह चल रहे हैं। साजिशी अनासिर घुसे हुए हैं। कराची लॉबी फुल टाइम एक्टिव है। ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि वो लोग बाकायदा कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते रहते हैं। जैसे खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट का मामला आया था, मैंने भी ट्वीट की थी कि खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट के मामले पे मेरी रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सिलेक्टर जो है वो खुद किसी प्रेस टॉक करेंगे किसी चैनल पे। वो जब तक क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहदे में हैं या उसके एम्प्लॉय हैं, वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है चेयरमैन पीसीबी से। खैर मैं चेयरमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेक्निकली ही इज़ नॉट द चेयरमैन, लेकिन बहरहाल जो ओहदा उसी बराबर होता है इसीलिए। तो ज़कात शरीफ ने पता नहीं परमिशन दी है या नहीं दी, वो उस प्रेस रिलीज़ के लिए शायद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है चीफ सेलेक्टर ने। और वो जो एक कंपनी जो एक साल पहले की बंद हो गई थी, उसका मामला ये उठाएंगे। इसमें अगर वो नहीं उठाते तो फिर डेफिनेटली मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि वो खिलाड़ी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मसला क्या था, खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान जो फटा था वो इंजमाम ने कैसे सॉल्व करवाया। और एक जो सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूँ जो इंजमाम भाई शराफत के बारे आपको नहीं बताएंगे, कि ये खबर फैलाई जा रही थी कि खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। मैं इस खबर को टोटली डिनाई करता हूँ। आई चैलेंज दिस न्यूज़। किसी खिलाड़ी ने, शाहिनशाह अफरीदी का मुझे पता नहीं है, बाकी किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार नहीं किया था। आई काशिफ अवान सेइंग दिस, आई कैन चैलेंज इट। लड़कों ने यह कहा था कि हम वर्ल्ड कप में आपके स्पॉन्सर्स के साथ नहीं खेलेंगे। हम पेप्सी के ऊपर टेप लगा देंगे, जैज़ के निशान पे टेप लगा देंगे। हम स्पॉन्सर्स के निशान के साथ नहीं खेलेंगे बिकॉज ये स्पॉन्सर्स पीसीबी के हैं। पीसीबी के ये स्पॉन्सर्स है। पीसीबी के जब खिलाड़ियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, पीसीबी खिलाड़ियों को सैलरी ही नहीं दे रहा, जब आपको एक बंदा कंपनी तनख्वाह ही नहीं दे रही, आप उसके मुआहदे में हो ही नहीं, आपका कोई उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर आप पे बाउंड नहीं है कि आप उसके उसके स्पॉन्सर्स के नाम आप लिख के खेलें। सो लीगली अगर खिलाड़ी ये करते तो पीसीबी किसी कोर्ट में इनको चैलेंज भी नहीं कर सकता था। ये भी मैं आपको बता दूं, ये टोटल काम लीगल था अगर खिलाड़ी ये करते। और लेकिन इससे बदनामी हमारे क्रिकेट की होनी थी, हमारे क्रिकेट बोर्ड की होनी थी। उस मामले को सॉल्व करवाया था इंजमाम उल हक ने। और इंटरनेशनल बाकी टीमों का जो फार्मूला है वही फार्मूला पाकिस्तान में अप्लाई किया था, कोई नई चीज़ नहीं की थी। भाईजान कराची लॉबी फुल टाइम पे एक्टिव है। शुएब जट जैसे गंदे अंडे मार्केट पे मौजूद हैं, काम दिखा रहे हैं। ARY और जियो का नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है, ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। आप नोट कीजिएगा, इंडिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मामले में वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे जो ARY और जियो पे बैठे हमारे पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी अपनी टीम के लड़कों के बारे में ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब को शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। अपनी टीम को बैक करें, इनके वापस आने दें, इनसे निपट देंगे परफॉर्मेंस के मामले में भी। लेकिन फ़िलहाल सारा मुद्दा, ये जो स्मेट स्मार्ट के सारा कचरा एक साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को पहचानें। इसके पीछे आपका एक बहुत बड़ी लॉबी मीडिया की और उसके साथ ज़का अशरफ जैसा खुद गर्ज और नाकाम इंसान शामिल। बहरहाल जी अब दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे। इस मामले में मज़ीद आगे बात करते रहेंगे, मामला चलते रहेंगे। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। हो सकता है क्रिकेट के अलावा फिर मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वो जो एक रवायत है, एक रस्म है कि जी ये सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वो घंटी का बटन दबा देना है। दिल करे घंटी शंटी खड़का दें, सब्सक्राइब कर दें, ना करे तो माफ़ी मुश्किल। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।